लड़के वाले मेरी ननद तनु को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरों से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली थी। कोई कमी नहीं थी मेरी ननद में। पढ़ी लिखी, कमाऊ, अच्छी कदकाठी की, नए नक्श भी बहुत अच्छे ही कहे जाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी चमकती आंखें जिसे इंसान एक बार देख ले तो उनमें डूब जाने का मन करे। लंबे काले बालों की चोटी पतली कमर पर ऐसे लहराती तो ऐसा लगता कि जैसे नागिन बल खा रही है। रंग ही तो सांवला है। नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते कि जब कुदरत चाहेगी तभी रिश्ता तय होगा। लेकिन तनु बेचारी बुझ सी जाती थी। उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। इस मई को तनु पूरे 28 की हो चुकी है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों रिश्ता मिलना और कठिन हो जाएगा। सोच सोच कर मेरे सास ससुर को रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस से भी तो संबंध नहीं जोड़ा जा सकता ना, कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उसे विवाह करके कुएं में तो नहीं धकेल सकते। सोच सोच कर सास ससुर अपने मन को समझाते रहते। मेरे पति रवि तनु से साल भर बड़े थे, लेकिन जब तनु का रिश्ता किसी तरह भी होने में नहीं आ रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे रवि की शादी करनी पड़ी। थी भी तो हमारी लव मैरिज। मेरे परिवार वाले भी मेरी शादी को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो उन्हें मानना पड़ा। आखिर कब तक इंतजार करते। मेरे पति रवि अपनी बहन तनु को बहुत प्यार करते थे। आखिर क्यों नहीं करते। वो थी भी तो बहुत अच्छी, इतनी प्यारी, पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर में सभी उनका सम्मान करते थे। रवि ने मुझे शादी के तुरंत बाद ही समझा दिया था। तनु को कभी महसूस न होने दूं कि वो इस घर पर बोझ है। उसके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले तनु की ही सलाह ली जाती थी। तनु भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसलिए तनु को पाकर मुझे लगा जैसे मुझे छोटी बहन मिल गई है। तनु भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी। हम दोनों आपस में सगी बहनों की तरह रहते थे। मेरे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले जब भी हमारे आपस का प्रेम देखते तो सब लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते। कहते, ननद भावज का ऐसा प्यार हमने कभी नहीं देखा। एक बार रवि अपने ऑफिस टूर पर गए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। सास ससुर भी गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन तनु अभी ऑफिस से नहीं लौटी थी। जब तक तनु ऑफिस से आकर खाना खाकर सो नहीं जाती मुझे चैन से नींद नहीं आती थी। अब भी चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। तनु कार से उतर रही थी। उसके बगल में कोई लड़का बैठा था। कुछ अजीब सा लगा कि हमेशा तो ऑफिस की कैब उन्हें छोड़ने आती है, आज कैब के स्थान पर कार में उसे कौन छोड़ने आया है। मुझे जागता देखकर तनु ने पूछा, मोनिका भाभी आप सोई नहीं अभी तक? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है मेरी प्यारी तनु। मैंने उसके गले में बाहें डालते हुए उसके चेहरे पर खोजती हुई नज़र डालते हुए कहा, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं भाभी, आज ऑफिस में ही खा लिया था, आप जाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट तनु, मैंने कहा और सोने चली गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ। दिमाग में विचार आने लगे कि कोई तो बात ज़रूर है। पिछले कुछ दिनों से तनु कुछ परेशान और खोई खोई सी रहती है। ऑफिस की समस्या होती तो वो घर में अवश्य बताती। कुछ तो ऐसा है जो भाई कम और दोस्त अधिक है उससे भी साझा नहीं करती। यहाँ तक कि मुझे भी कुछ नहीं बताया। तनु तो मुझे अपने दिल के सारे राज बताती है। फिर ऐसी कौन सी बात है जो तनु को परेशान कर रही है और तनु ने मुझे भी नहीं बताई। आज इतनी रात को देर से आना, वो भी किसी पुरुष के साथ, जरूर कुछ दाल में काला है। इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार जानकर खुश होता। सब उनके सुख के लिए तनु के पसंद की किसी भी लड़के को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। इतना तो मैं अपने विवाह के बाद जान गई हूँ। लेकिन बात कुछ और ही है जिसे तनु बता नहीं रही। लेकिन मैं इसकी तह में जाकर ही रहूँगी। मैंने मन ही मन तय किया और फिर गहरी नींद की गोद में चली गई। सुबह 6 बजे आँख खुली तो देखा तनु ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है तनु, आज इतनी जल्दी? मेरी बात पूरी होने से पहले ही तनु बोली, हाँ भाभी, आज ज़रूरी मीटिंग है इसलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में ही कर लूँगी, देर हो रही है, बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो तीर की तरह घर से निकल गई। बाहर जाकर देखा वही गाड़ी थी। इससे पहले कि ड्राइवर को पहचानूं वो फुर से निकल गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि अवश्य तनु किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई है। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे कुछ जल्दी ही करना होगा, लेकिन घर में बिना किसी को बताए, वरना तनु अपने आप को अपमानित महसूस करेगी। रात को वही व्यक्ति तनु को छोड़ने आया।
आज उसकी शक्ल की थोड़ी सी झलक मैंने देख ली थी, क्योंकि मैं पहले से ही घात लगाए बैठी थी। सास ससुर ने जब देर से आने का कारण तनु से पूछा तो बिना रुके अपने कमरे की ओर जाते हुए थके हुए स्वर में बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया है इस लड़की को, बिना खाए सो जाती है। छोड़ दे ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए। न खाने का ठिकाना न सोने का। माँ बड़बड़ाने लगी थीं, तो मैंने उन्हें शांत कराया कि चिंता न करें, मैं उसका खाना उसके कमरे में पहुँचा दूंगी, वे निश्चिंत होकर सो जाएं। मैं खाना लेकर तनु के कमरे में गई तो देखा वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही फ़ोन काट दिया। मेरे अनुरोध करने पर उसने थोड़ा सा खाया। खाना खाते हुए मैंने पाया कि पहले के विपरीत तनु अपनी आंखें चुराते हुए खाने को जैसे निगल रही थी। कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा। तनु के झूठे बर्तन तनु के लाख मना करने पर भी उठाकर किचन में लौट आई। 2 दिन बाद रवि लौटने वाले थे। मैं अपनी सास से शॉपिंग का बहाना करके घर से सीधी तनु के ऑफिस पहुंच गई। मुझे अचानक आया देखकर एक बार तो तनु घबरा गई कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैंने उसके चेहरे के भाव भांपते हुए कहा, अरे तनु, कोई ख़ास बात नहीं थी। यहाँ मैं कुछ काम से आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूँ। आजकल घर देर से आती हो, इसलिए तुमसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना तनु, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। नहीं, बहुत तो काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा। पूछ कर तो देखो, शायद मिल जाए। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कहकर तनु ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। फिर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस के ऑफिस से निकली तो वो भी उसके साथ था। अरे ये तो वही आदमी है जो तनु को छोड़ने आता है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मैंने चारों ओर नज़र डाली, अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं था। तनु को इजाज़त मिल गई थी, उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया और इसका मुझे कोई औचित्य नहीं लगा था। मैंने तनु को कुरेदने के इरादे से कहा, वाह तनु, बड़ी शान है तुम्हारी। तुम्हारा बॉस तो तुम्हें बाहर तक छोड़ने आया। ऑफिस के सभी लोगों को आपसे जलन होती होगी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा बॉस है बहुत हैंडसम। अगर तुम्हारे भैया से शादी ना की होती तो तुम्हारे बॉस से ही कर लेती। मेरे मजाक पर भी तनु फीकी सी हंसी हंस दी, कुछ बोली नहीं। सास भी तनु को जल्दी आया देखकर बहुत खुश हुई थी। रात को सभी गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक तनु के कमरे से उल्टियाँ करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं उनके कमरे की तरफ लपकी। वो कुर्सी पर निढाल सी पड़ी हुई थी। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है तनु, ऐसा तो हमने कुछ नहीं खाया कि जो तुम्हें नुकसान करे। फिर ये बदहजमी कैसे हो गई। फिर अचानक ही मेरा माथा ठनका कि कहीं तनु। ये ख्याल दिल में आते ही मैं कांप गई। मैंने तनु के दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, तनु, कहीं तुम्हारा बॉस। सच बताओ तनु, इसीलिए तो तुम इतनी सुस्त। बताओ ना तनु, मुझसे कुछ मत छिपाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरा विश्वास करो। मेरा प्यार भरा स्पर्श पाकर और सांत्वना भरे शब्द सुनकर तनु मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और हाँ में सिर हिलाने लगी। मैं सकते में आ गई कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि सब कुछ हाथ से ही ना निकल जाए। मैंने कहा, तनु, तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, बस तुम मुझे सारी बात सुना दो। ज़रूर उसने तुम्हें धोखा दिया है। तनु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये बॉस नए नए ट्रांसफ़र होकर मेरे ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मेरे में रुचि लेनी शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनके माँ पापा की मृत्यु 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई है। घर उनको खाने को दौड़ता है, अकेलेपन से घबरा गए हैं कि मैं उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूँगी। मैंने सोचा शादी तो मुझे करनी ही है, इसलिए मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे मम्मी पापा से मिल लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, वे जल्दी ही घर आएंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत परेशान हैं, सब उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मेरे बॉस जिनका नाम रचित है, कुछ ही दिनों में उनसे ऐसी मोहब्बत हो गई कि उनके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो मुझे बाहर भी घुमाने लेकर जाते थे। रचित भी मुझसे कहते हैं कि वो मेरे बिना रह नहीं सकते। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया कि शादी से पहले मैं उनका घर तो देख लूं, जिसमें मुझे भविष्य में रहना है। मैं उनके साथ उनके घर चली गई। रचित ने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। उस समय उस घर में हम दोनों अकेले थे और फिर तन्हा घर तन्हा कमरा, हम दोनों ही बह गए। रचित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं उसे इनकार न कर सकी। शादी से पहले ही हमारे बीच सब कुछ हो गया। जब होश आया तो मैं बहुत रोई थी, लेकिन उसने मुझे सांत्वना दी, तनु, कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। रचित ने मुझे सीने से लगाकर काफ़ी देर तक तसल्ली दी थी। मुझे थोड़ा सुकून हो गया तो मैं घर आ गई।
रचित पिछले दिनों की तरह अब भी मुझसे मिलता रहता है और शादी की बात भी कहता है कि हाँ वो मुझसे ही शादी करेगा। लेकिन पिछले हफ्ते ही मुझे पता चला कि मैं रचित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने रचित को इस बारे में बताया, लेकिन रचित तो खुश होने के बजाय परेशान हो गया। कहने लगा कि ये बच्चा गिरा दो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि शादी तुमसे ही करूँगा। लेकिन मैं बच्चा गिराने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस मासूम को दुनिया में आने से पहले नहीं मार सकती, और फिर ये मेरे और रचित के प्यार की पहली निशानी है। मैं कितनी बार रचित को समझा चुकी हूँ कि मैं बच्चा नहीं गिरा सकती, तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन पता नहीं रचित की ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं जो वो मुझसे शादी के लिए टाल मटोल कर रहा है। मैंने तनु को गले से लगा लिया और उसे प्यार से समझाया, तनु तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बॉस से बात करती हूँ। मुझे तो लगता है कि कहीं रचित तुम्हें धोखा ना दे रहा हो। मेरी बात सुनकर तनु की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। बोली, भाभी ऐसा मत कहो, मैं रचित के बिना मर जाऊंगी। मैंने तनु के होठों पर हाथ रख दिया। बोली, पगली ऐसी बातें मुँह से नहीं निकालते। ऐसा करते हैं, आज मैं भी तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। फिर हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। वो तो शुक्र था कि रवि कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। सुबह 8 बजे मैं सोकर उठी। घड़ी देखते ही मैं चौंक गई। पता नहीं तनु कब उठकर मेरे पास से चली गई थी। जल्दी से बाहर आई तो मेरी सास ने बताया कि तनु ऑफिस के लिए निकल गई है, आज उसे जल्दी जाना था। मैंने भी जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और तैयार हुई और तनु के ऑफिस पहुंच गई। आज मेरा सबसे पहला काम था रचित से बात करना। और जब मैंने रचित से कहा कि रचित रचित मुझे तुमसे तनु के बारे में कुछ बात करनी है, तो रचित एकदम से चौंक उठा था। उसने मुझे बहुत ही सम्मान से अपने केबिन में बिठाया और जब मैंने रचित के सामने सारी बात रखी तो रचित कहने लगा, मैं तनु को दिल से प्यार करता हूँ, उसके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं अभी उससे शादी नहीं कर सकता। और जब मैंने शादी न करने की वजह पूछी तो रचित ने कहा कि मेरी दीदी अपनी ननद के साथ मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मैं अपनी दीदी को मना भी लेता, लेकिन मेरे जीजा बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी हैं। अगर मैंने अपनी दीदी की ननद से शादी नहीं की तो मेरे जीजा मेरी बहन को घर से निकाल देंगे। मैं अपनी बहन का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं एक अजीब दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ। समझ नहीं आ रहा अपना घर बचाऊँ या अपनी बहन का। मुझे रचित की मजबूरी समझ में आ गई थी। मैंने कहा, तुम एक बार अपनी बहन को समझाने की कोशिश तो करो, हो सकता है वो तुम्हारे जीजा को मना लें। रचित ने कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ। दीदी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन मेरे जीजा किसी भी तरह नहीं मान रहे। दरअसल मेरे जीजा की बहन मुझसे मोहब्बत कर बैठी है, लेकिन ये उसकी एक तरफा मोहब्बत है। मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा। रचित की सारी बातें सुनकर मैं घर आ गई, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं जब तनु की कोख में रचित का प्यार पल रहा था। मैंने बातों बातों में रचित से उसकी दीदी का घर का एड्रेस ले लिया था और अगले ही दिन मैं उसी एड्रेस पर जा पहुंची। जब मैंने रचित की दीदी से बात की तो उन्होंने भी मुझे वही सारी बातें बताईं जो रचित ने बताई थीं। मजबूर होकर जब मैं घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो रचित की दीदी ने कहा, एक बार मेरे पति विक्रम से भी मिल लो, हो सकता है तुम्हारे समझाने से वो कुछ समझ जाएं। एक आखिरी बार कोशिश करने के इरादे से मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद विक्रम मेरे सामने था, लेकिन विक्रम को देखकर मुझे हैरत का तेज झटका लगा था। विक्रम, तुम? मोनिका, तुम यहाँ पर? मुझे अपने घर पर देखकर विक्रम भी चौंक गया था। दरअसल विक्रम मेरा क्लास फेलो था और मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं तो रवि से प्यार करती थी। और जब विक्रम ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने उसे साफ बता दिया कि मैं रवि से प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर विक्रम का दिल टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, लेकिन उसने कहा था, मोनिका, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन प्यार ज़बरदस्ती का सौदा नहीं, प्यार तो दो दिलों का सौदा होता है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ज़बरदस्ती मैं अपना प्यार तुम पर थोप नहीं सकता। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और फिर उसके बाद विक्रम कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आया था। आज इतने सालों के बाद विक्रम को अपने सामने देखकर मेरा हैरान होना स्वाभाविक था, और वो भी रचित के जीजा के रूप में। रचित की दीदी चाय बनाने किचन में जा चुकी थी। मैंने विक्रम को सारा किस्सा सुनाया। मेरी बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा था। बोला, मेरी किस्मत में भी मेरा प्यार नहीं था और ना ही मेरी बहन की किस्मत में उसका प्यार है। लेकिन पहले भी मैंने एक बात कही थी कि प्यार ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता, और आज भी वही बात कहता हूँ।
अगर मुझे रचित के बच्चे के बारे में पता होता तो मैं पहले ही अपने कदम पीछे खींच लेता। मैं अपनी बहन को किसी न किसी तरह समझा दूंगा। तुम रचित की और तनु की शादी करवा दो। थैंक यू विक्रम। खुशी से भरे हुए शब्दों में मैंने कहा। मेरी बात सुनकर विक्रम बोला, विक्रम नहीं मोनिका, विक्की कहो। याद है जब कॉलेज के समय तुम मुझे विक्की बुलाती थीं, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज आखिरी बार विक्की कहकर पुकारो। विक्रम की आंखों के कोने गीले हो गए थे। वो बरसों पुराने अपने प्यार को अभी तक भुला नहीं पाया था। थैंक यू विक्की। विक्रम ने मेरे लिए इतना कुछ किया था तो मैं उसकी आखिरी इच्छा को तो पूरा कर ही सकती थी। घर आकर मैं सुकून से लेट गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इस सब के बारे में मैंने तनु को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं तनु को सरप्राइज़ देना चाहती थी। और फिर अगले ही दिन रचित की दीदी रचित का रिश्ता लेकर हमारे घर आ चुकी थीं। तनु को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा और फिर मेरी आंखों में चमकती शरारत को देखकर वो सब कुछ समझ चुकी थी। रिश्ता डन हो गया। रचित की दीदी ने शादी की तारीख एक हफ्ते बाद की ही रखी थी, क्योंकि रचित की दीदी को भी पता चल चुका था कि तनु माँ बनने वाली है, रचित के बच्चे की। तनु खुशी से रोते हुए मुझसे लिपट गई थी और बोली, भाभी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसी भाभी हर ननद को मिले। एक हफ्ते बाद ही तनु की शादी हो गई और आज तनु एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।